Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today what we are going to study, we are going to continue this chapter number 3, human reproduction, and in this particular chapter we have completed the male part, that means the male reproductive system along with its gametogenesis, that is spermatogenesis, and after that we have started the female part also, and in that particular part we have completed the female reproductive system along with its external genitalia and mammary glands, and after that we have started the oogenesis also, and today we are continuing the oogenesis along with its hormonal control or oogenesis. So let's see. Hormonal control on oogenesis. What is oogenesis बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है, उसका फॉर्मेशन क्या है? oogenesis है. hormonally क्या कंट्रोल है oogenesis के प्रोसेस पे? टुडे यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस. तो देखते हैं. बात आपकी वहीं से शुरू होगी, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस बच्चों आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको स्टिमुलेशन देगा किसकी हेल्प से? थ्रू अ hormone GnRH, gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. ओके, जब GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन देगा तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? यू नो अबाउट दिस. FSH एंड LH. अब देखो बच्चों, जो FSH है उसका जो काम है वो पहले होगा. व्हाई? बिकॉज द फॉलिकल जो किस स्टेज में था आपका? स्पिंडल. याद होगा आपको, हमने क्या बताया था आपको? जो आपका उगोनिया है उसके अराउंड, इसे कलर ले लेते हैं, उसके अराउंड आपकी क्या थी? उसकी फ्रेंड्स थी. कौन? स्पिंडल सेल्स. राइट. तो ये सेल्स पे जो आपका रिसेप्टर था वो FSH का था. ठीक है, जब ये FSH यहाँ पर आकर बाइंड करेगा तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ये FSH क्या करेगा? फॉलिकुलर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. ठीक है, ग्रोथ करेगा और मैच्योरेशन करेगा, मतलब कि इसके बाहर आपकी मल्टीपल लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी और आपका क्या है? कैविटी भी फॉर्म हो जाएगी, है ना, जिसको एंट्रम कहा था. एट लास्ट व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द सेकेंडरी oocyte along with the tertiary follicle. यही मिला था आपको. देखो याद करो, जेनेसिस में क्या हुआ था ना, ये जो आपको गुणिया था इसके अंदर भी डिवीजन स्टार्ट हो गया था आफ्टर गेटिंग FSH, है ना, बताया था. आप FSH जैसे जो आपका बाइंड करेगा तो ये जो स्पिंडल सेल्स थी वो OMIF, क्या था? OMIF, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर, इसको क्या कर देते हैं? रिलीज करना बंद कर देती है और एस्ट्रोजन रिलीज करने लगते हैं, है ना. और क्या करने लगते हैं? आपका मैच्योरेशन में हेल्प. ये सेल्स क्या है? डिवाइड होने लगती हैं बिकॉज ऑफ FSH. ठीक है, तो वही हो रहा है. और उसके बाद में, इन चीजों के बाद में आपको मिल जाता है ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल मिल गया आपको. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, क्या बताया था मैंने आपको? इनमें सेल्स थी. ये जो आपकी लेयर है, जितनी सेल्स बनी थी उसमें था आपकी जो ग्रेन्युलर सेल्स थी, आपकी थीका थी, इंटरना, आपकी थीका, एक्सटर्ना. ठीक है, ये लेयर्स होती है. इस पे आपके FSH
एंड LH दोनों के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इस पे जो होते हैं आपके बच्चों सिर्फ LH के रिसेप्टर्स होते हैं, इस पे कोई भी रिसेप्टर नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लेयर्स बड़ी हैं उसके बाद में LH आकर इस पे बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब ये बाइंड कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, बाइंड करके क्या करेगा, क्या कर लेगा, है ना। उससे पहले उतना अमाउंट उसका नहीं है या फिर उसका रिलीज नहीं हुआ उतना अमाउंट में, ग्राफियन फॉलिकल जब ये बढ़ जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पर मैंने बताया आपको एस्ट्रोजन, इजी लिख दिया था, OMIF का जो प्रोडक्शन है उसको रोक देता है फिर से जुड़ने के बाद स्पिंडल सेल्स से, और एस्ट्रोजन की क्या रिलीज स्टार्ट कर देता है। अब लेयर्स ज्यादा बनी है तो क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा ज्यादा अमाउंट में, एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो यहां आता है आपका फीडबैक, एस्ट्रोजन जो हाई लेवल है बच्चों, ये जो देगा पहले आपका किसको देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा आपके दोनों को, क्या दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक। अब ये नेगेटिव फीडबैक क्यों दे रहा है, किसको दे रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, किसके लिए, ये दे रहा है बच्चों FSH प्रोडक्शन के लिए, ये दे रहा है आपके GnRH प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली FSH को रोकने के लिए एस्ट्रोजन का हाई लेवल नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, साथ में ही यही एस्ट्रोजन का हाई लेवल आपका पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। दूसरे कलर से बनाते हैं जिससे समझ में आ जाए, आपका वो सेट भी बना रही है, उसे कुछ और भी करेंगे ना। तो ये है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल जो हाई होता है, हाई जो लेवल है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है किसको, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, फीडबैक किसको दे रहा है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी को, टू रिलीज LH। तो बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेशन, दिस पॉजिटिव फीडबैक ऑफ higher concentration of estrogen, LH will increase in its production। तो LH की जो concentration है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। Because of the high concentration of LH and high concentration of estrogen, what will happen? What will happen बच्चों? Ovulation। It will result the ovulation। देखो दोबारा देखते हैं, हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, दैट इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट गिव स्टिमुलेशन टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस टू हार्मोन्स, दैट इज FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone। Let me write the name of these two also, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। Okay, so these two hormones have different effects। FSH will, what will FSH do, FSH will bind to spindle cells of oocyte या oogonia आपका प्राइमरी oocyte, हाँ प्राइमरी oocyte। क्या हुआ था, प्राइमरी oocyte के राउंड आपके एक लेयर बन गई थी जिसको क्या कहा था आपने, क्या कहा था, स्पिंडल सेल्स, ये ग्रेनुलर सेल्स भी कहते हैं, सिंगल लेयर जो होती है उसमें आपका FSH का रिसेप्टर था, वो वहां जाके बाइंड किया, उसने क्या करा, जो प्राइमरी oocyte था वो वहां क्या हो गया था, अरेस्ट स्टेज में था, मियोसिस फर्स्ट की अरेस्टेड स्टेज में था प्राइमरी oocyte, है ना। प्राइमरी oocyte क्या था, अरेस्टेड स्टेज में था, मियोसिस फर्स्ट की डायकाइनेसिस स्टेज में। इसने जाकर उसको क्या कराया, वहां पर वो अरेस्टेड क्यों था, क्योंकि स्पिंडल सेल्स क्या सीक्रेट कर रही थी, OMIF, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो FSH ने बाइंड करने के बाद स्पिंडल सेल से कहा कि OMIF को रोक दो और एस्ट्रोजन को सीक्रेट करो और मैच्योरेशन स्टार्ट करो। दैट मींस इट रिजल्ट्स इन द फॉलिकुलर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ग्रोथ में कैसे, क्योंकि जो फॉलिकल है उसमें जो लेयर्स हैं वो बढ़ने लगी, फॉलिकल का मैच्योरेशन हुआ, जो मियोसिस फर्स्ट पे रेस्ट हो रखी थी स्टेज, उसने क्या किया, फर्दर मियोसिस कंप्लीट किया, कंप्लीट मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकंड में एंटर किया, मियोसिस सेकंड में, तो दैट इज मैच्योरेशन। उसके बाद आपको सेकेंडरी oocyte मिला, सेकेंडरी oocyte एंड टर्शियरी फॉलिकल, जो कंबाइन आपका ग्राफियन फॉलिकल था,
ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जब बन गया आपका, तो ग्राफियन फॉलिकल में बहुत सारी ग्रैनुलर सेल्स थी। उन्होंने क्या करा, बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज करा, बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। तो उन्होंने क्या करा, जो बहुत सारा एस्ट्रोजन था, द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स द नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड टू हाइपोथैलेमस। किसके लिए, ताकि एफएसएच के कंसंट्रेशन को रोक दिया, फिर रिलीज को रोक दे। एफएसएच को रोक दिया किसने, एस्ट्रोजन ने, ठीक है। देन दिस same concentration of higher concentration of estrogen give the positive feedback to the anterior pituitary for what, to release the high concentration of luteinizing hormone। luteinizing hormone के concentration बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा भाई बढ़ा, किसका concentration या किसका रिलीज, LH का। LH हमें ज्यादा चाहिए, बढ़ाओ, क्योंकि हमें ओव्यूलेशन करना है, ठीक है। तो ये कौन फीडबैक दे रहा है, एस्ट्रोजन का हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। दो तरीके के फीडबैक दे रहे हैं, दिख रहा है आपको। अब इनके फीडबैक देने की वजह से पिट्यूटरी ने एफएसएच की कंसंट्रेशन कम कर दी, एफएसएच की कंसंट्रेशन कम कर दी, ग्रीन कलर है ना, एफएसएच की कंसंट्रेशन कर दी कम, नहीं ब्लू है, वो ब्लू, कंसंट्रेशन कम कर दी, ठीक है, इसका प्रोडक्शन कम कर दिया। एंड इनका एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन क्या है, या फिर रिलीज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ estrogen and along with the high concentration of luteinizing hormone results in ovulation। ovulation क्या है अब आपका, कहाँ बनाए हैं, यहाँ पर देख लो, छोटा सा बना लेते हैं, चलो। ये क्या है आपका, ओवरी, ठीक है। दिस इज व्हाट द ओवरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन। देखो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर ये क्या था, आपकी जो फीटल ओवरी थी उसकी बात कर रहे थे। ये चीजें तभी स्टार्ट हो गई थी, फॉलिकुलर आपका जो ग्राफियन फॉलिकल था वो बन गया था ना, सेकेंडरी oocyte नहीं, उससे पहले आपका क्या, प्राइमरी oocyte। इससे पहले तक कहाँ तक बताऊं मैं तुम्हें, ग्राफियन फॉलिकल ये क्या है, बाहर वाला जो बेबी क्या है, बेबी की जो लाइफ साइकिल प्यूबर्टी को जो अटैक कर रहा है या स्ट्राइक कर रही है प्यूबर्टी, उसके बाद की प्रोसेसेस है सारे, ठीक है। लेकिन आपके पास जो स्टार्ट हुआ है oogenesis, वो आपके फीटल स्टेज में ही हो गया था। तो आपका क्या था, जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल थी वो इस तरह से थी। देखो ओव्यूलेशन है क्या आपका, रेड कलर की मैं सेल्स बना रही हूँ, ग्रैनुलर सेल्स। ये क्या है आपकी, इस तरह से बहुत सारी सेल्स थी, लॉट्स ऑफ मेम्ब्रेन लेयर्स ऑफ ग्रैनुलर सेल्स, जिसमें थीका सेल्स भी इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। अब आपका जो oocyte था बच्चों, oocyte था आपका सेकेंडरी स्टेज में था, ठीक है, ओवम था। ओव्यूलेशन होता क्या है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है, ये रप्चर हुआ और ये आपके क्या है, oocyte बाहर निकल गया। अब ये oocyte अकेला नहीं निकलेगा, मैंने बताया था ना, इसकी सखियां जो है वो लास्ट तक साथ देंगे। पहले तो उसको रोका मैच्योरेशन करने में, पहले बहुत अड़चने डाली, जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया 2 बार। लेकिन फिर क्या है, ये आखिर तक उनकी हेल्प करेंगी, बहुत बहुत लास्ट तक। तो क्या है, मतलब मान लीजिए आप तब तक हेल्प करेंगी, प्रेगनेंसी अटेन कर लेगी, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी फीमेल, उसके 5 मंथ तक भी हेल्प करने वाली है। ऐसी होनी चाहिए दोस्ती। तो क्या है, इन्हीं में से कुछ सेल्स अकेले कैसे जाने देंगी, भाई अकेले कैसे जाने देंगे ना उसको, तो उसके साथ में चली जाती है। कुछ सेल्स, ग्रेनुलर सेल्स, उस साइड के साथ में बाहर रिलीज कर दी जाती है ओवरी के। दिस इज व्हाट ओवरी, दिस इज व्हाट रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो गई है, और दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, या फिर आप इसको सेकेंडरी oocyte कहेंगे, जो कि आपकी अरेस्टेड है मियोसिस सेकेंड स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, है ना। मेटाफेज सेकेंड में आपकी क्या है, अरेस्टेड स्टेज है, इसी को आप ओवम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रिलीज होना, ओवरी से बाहर रिलीज होना इस फॉर्म में, दैट इज, ये सिंगल लेयर नहीं है, और भी लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि अब कहीं फिर तुम लोग भी ना सोचने लगो। कुछ सेल्स क्या है साथ में oocyte के चली जाती है। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है। अच्छा, इसके बीच में हमने सेकेंडरी में मैंने आपको बताया भी था, एक और लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको आप क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, है ना, वो भी लेयर है, वो भी बना लो भाई, कहीं कहो मैडम ने वो तो बनाई नहीं। जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा है, नॉन सेलुलर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई आपकी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है।
कैसे बनती है, oocyte, ये सेकेंडरी oocyte और कुछ ग्रैनुलर सेल्स मिलके, जो अंदर वाली सेल्स है मिलके इसको सिक्रीट आउट करती हैं, जिसकी वजह से एक पूरी लेयर बन जाती है अराउंड दी ओवम, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हम देखेंगे, तभी देखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म में रिलीज होना, ओवरी से रिलीज होना, इस फॉर्म में आपका क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन आपका हो गया, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओव्यूलेशन के बाद में आपको बच्चों क्या चीज मिली है, दो चीज, थोड़ा छोटा हो जाता ठीक रहता है, एक मिनट जाओ, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं जिससे नीचे भी आ जाए कुछ। ये दोनों मिलके आपका क्या करते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद में आपको क्या मिलती है, दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिल रही है आपको रप्चर्ड, नहीं इधर लिखते हैं हम oocyte, ओवम, या फिर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte मिल रहा है आपको, वहां जो रिलीज हो रहा था। दूसरी साइड में आपको मिल रहा है बच्चों रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो ओवरी में अंदर रह गया है, ठीक है। ओवरी की वॉल रप्चर करी, उसमें से oocyte बाहर निकल गया, कुछ ग्रेनुलर सेल्स को लेकर, कुछ अपनी सखियों को लेकर ओवा बाहर निकल चुकी है अपनी फर्टिलाइजेशन की दौड़ में, रेस में दौड़ने के लिए, ठीक है। पीछे रह गई वो बची हुई सारी सेल्स अलॉन्ग विद दी फ्लूइड, वो सब पीछे रह गया, कहाँ पर, ओवरी के अंदर। अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, उसमें जो ये आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा बच्चों, इसको कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। मतलब लेयर्स बंद हो गई, उसके बाद इसको एक मास ऑफ सेल बना देगा जिसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। देखो अभी भी ये रिलीज करेंगे कुछ ना कुछ, क्या, अब ये एक और हार्मोन रिलीज करेंगे। कितने हार्मोन है बताइए, पहले तो एस्ट्रोजन तो हो ही रहा है रिलीज, पूरा लिखे नहीं कहोगे ये क्या है, एस्ट्रोजन तो हो ही रहा है बट लेस अमाउंट में। एक और हार्मोन है जिसका नाम है इनहिबिन, इनहिबिन वो रिलीज होगा, और ये रिलीज होगा बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, ये आया दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत रोल है, पढ़ेंगे हम। कॉर्पस ल्यूटियम जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल थी, वही आपकी क्या बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक वो क्या करती है, ये हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब इन हार्मोन का भी क्या है, हार्मोनल कंट्रोल है या फिर नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक है, किसके ऊपर, ये इनहिबिट क्या करते हैं बच्चों, ये पिट्यूटरी पे, दूसरा कलर ले, ये क्या करेंगे, ये पिट्यूटरी पे कौन सा नेगेटिव फीडबैक सेंड करते हैं, नेगेटिव फीडबैक फॉर व्हाट, फॉर टू इनहिबिट FSH रिलीज। FSH के रिलीज के लिए ये इनहिबिन क्या है, आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा कि बस FSH को रिलीज मत करो। अब तुम कहोगे जिसको देखो FSH के पीछे पड़ा है, यहाँ पर FSH के पीछे पड़ गया उसको बंद करो, वहां देखो इनहिबिन भी पीछे पड़ गया, फिर प्रोजेस्टेरोन आया, उन्होंने कहा रुको रुको तुम परेशान मत हो, LH और GnRH को मैं बंद कराता हूँ। तो ये है प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बच्चों, पहले तो इनका काम क्या है पहले ये देख लो। ये क्या करते हैं, ये अपना काम करते हैं यूट्रस पे, यूट्रस को तैयार करते हैं किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। कैसे, ये एक तरीके का फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। किस तरीके का फ्लूइड सिक्रीट करवाते हैं सेल से, किस तरीके का फ्लूइड होता है वो, उसको उसमें आपका प्रोटीन्स होते हैं, उसमें आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। अब ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है बच्चों, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक तरीके का आप मान लीजिए सीमेंटिंग मॉलिक्यूल है, सीमेंट लगाया, ईंट लगाई, चिपकाते हैं ना ऐसे करके। तो इम्प्लांटेशन के प्रोजेस्टेरोन क्या करवाएगा, सिक्रीट करवाएगा आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन सिक्रीट करवाएगा, जिससे क्या है जो ओवम फर्टिलाइज आ रहा है वो यूट्रस की अंदर वाली वॉल कौन सी है, एंडोमेट्रियम, उस पर क्या हो सके, अटैच हो सके। तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, प्रिपेयर यूट्रस
प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, प्रिपेयर कर रहा है यूट्रस को प्लांटेशन के लिए। और साथ में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भैया फीडबैक के बारे में, तो ये फीडबैक भी देगा। किस किस को फीडबैक देता है, तो ये थोड़ा सा रब कर दे। ये फीडबैक देता है बच्चों हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को। ये भी देगा नेगेटिव फीडबैक, negative feedback to inhibit the release of LH and GnRH। LH और GnRH के रिलीज को इनहिबिट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। थोड़ा बहुत ज्यादा हॉचपॉच यहाँ पर हो गया है बच्चों, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती। तो अभी मैं शेयर करूंगी एक हैंड रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। आप उसको देखेंगे और थोड़ा सा लेक्चर देखेंगे तो थोड़ा उसको रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे इजीली। तो यहाँ आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis कंप्लीट होता है, ऑन oogenesis कंप्लीट होता है। अभी ये जो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में ही, आप उस रिप्रेजेंटेशन को देखिए 2 मिनट, एंड आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन आई विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, और उसके बाद आज का लेक्चर एंड। आई होप आपको वो रिप्रेजेंटेशन हार्मोनल कंट्रोल नहीं लिखा है मैंने, रब कर दिया, हार्मोनल कंट्रोल ऑन oogenesis समझ में आया हो, मेरी मेहनत रंग लाई हो शायद। आई होप, देखते हैं अपनी क्लासेस में जब क्वेश्चंस होंगे तो पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। तो बेसिकली नाउ वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, और इसको ही आप ओटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स था ना, उसी की वजह से ऐसा नाम इसका भी पड़ा है। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो ओवम क्या है बच्चों, यहाँ बनाते हैं फिर यहाँ लिखेंगे, है ना। सबसे पहले आपका क्या होगा, oocyte होगा, हमारा यहाँ पर था इस तरह से। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारे मियोसिस के टाइम पे हमारी एक और सेल्स बन रही थी, है ना, जिसको क्या कह रहे थे, पोलर बॉडीज। एक सेल से 4 बनती है ना, ऐसे आगे आते रहते हैं। तो उसमें क्या है, पोलर बॉडीज, 1 या 2 पोलर बॉडीज मिल जाती हैं आपको। पोलर बॉडीज बन रही थी, है ना। तो वो पोलर बॉडीज इधर आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपके लेयर है, किसकी लेयर है बच्चों, ज़ोना पेलुसिडा। दिस इज द लेयर ऑफ ज़ोना पेलुसिडा, बाद में हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये आपकी क्या बना रहे हैं हम, सेल्स बना रहे हैं, ग्रेन्युलर सेल्स, जो आपकी सखियां थी oocyte की, जो ओवरी से उनके साथ यहाँ तक भी आई हैं, दहेज में भी जाएंगी ये बैठ के दासियां बन के, है ना। ऐसे ही होता था ना पहले के टाइम में, रानियां जाती थी, उनकी दासियां सखी वहाँ होती थी, दहेज में वो भी जा रही हैं। तो क्या है, यहाँ पर भी ये इनके साथ में जा रही हैं, देख लो साथ में जा रही, साथ नहीं छोड़ा, मैंने कहा था साथ नहीं छोड़ेगी। तो ये क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है किसी मॉलिक्यूल से, जिसको आप जानते हैं अब, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था फॉर द पर्पस ऑफ प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। प्लांटेशन बोलती रहती हूँ मैं बार बार, क्या है ये आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, आपके
ओवम का, ओटेट का, या फिर जो आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे बाहर सिक्रीट हो रहा है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, बीच में, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। इनके पास है न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि आपका अरेस्टेड है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में, अभी भी अरेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसके साइटोप्लाज्म में एक तरीके के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं आउटर लेयर में, बाहर की तरफ, मैंने बीच में नहीं बनाया ना, बाहर की तरफ, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपके जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी हुए, जैसे मैं क्या बना रही हूँ अभी, इसको तो पहचानते हो 9th क्लास से, दिस इज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मैंने डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, व्हाट आर दीज, राइबोसोम्स। नाउ ऐसा कुछ भी होता है ना, कुछ होता है, वल्गाई apparatus, यस, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी क्या हो गई, देखो मैं डायग्राम बनाने के बाद आपको दिखा भी सकती हूँ, बट मैं क्यों बनाती हूँ डायग्राम, ताकि जिसको प्रॉब्लम है ना, जिस भी बच्चे को थोड़ा सा ड्रॉ करने में, वो थोड़ा सा देख के ना उसको लगे कि हाँ इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ना बनाना, या फिर अगर आपको लर्न है कोई चीज़ तो आप बहुत आसानी से उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या बनाया मैंने, देखो मैंने क्या करा है ना, आउटर सरफेस पे साइटोप्लाज्म को थिक कर दिया, इनके साइटोप्लाज्म को भी अलग कुछ नाम दिया जाता है, इनमें ऐसे ऐसे घूमरे होते हैं आपके, ठीक है, mRNAs आपके, कुछ और कलर रह गया है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, ठीक है, उनको भी ऐसे ही बना देते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, ओवा का स्ट्रक्चर है ये, इनकी नेमिंग करेंगे अभी, पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में, या फिर नेमिंग ही कर लेते हैं पहले। देखो ये क्या है आपका, जो हमारा नहीं लिख लिख के करते हैं, तो फर्स्टली क्या है आपका ओम, क्या है, राउंड होता है, ठीक है, नॉन क्लीडोइक, मीन्स शेल नहीं होती, इसका मतलब है विदाउट शेल, शेल नहीं है, क्या जरूरत है शेल की, घर में बैठे हो छतरी की जरूरत है क्या, प्रोटेक्शन के लिए, बारिश हो रही है तो नहीं, भैया माँ इनकी रक्षा कर रही है, सो इन एग की क्या है, प्रोटेक्शन हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में शेल की नीड ही नहीं है ना, तो शेल नहीं है, ए लेसिथियल है, मतलब विदाउट योग, वही रीजन माँ है ना, माँ ने छोड़ नहीं दिया ऐसे कि हाँ ठीक है छोड़ दिया तो मैं एग ले करके और उसके बाद सेकने आ रही है, उनको टेम्परेचर दे रहे, मैंने सब कुछ पैक करके दे दिया और जाओ जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी वाला कुछ नहीं है, पास में रखती है अपनी छुपा कर, तो मतलब छुपा के नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो सब कुछ अंदर हो रहा है, तो क्या उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और आपके नॉन मोटाइल होती हैं, नॉन मोटाइल होती हैं तो कैसे ओवरी से घूम घूम कर इधर एम्बुला और आपके स्टमक में जा रही हैं, इनमें सीलिया होती है, तो सीलिया बीट करती हैं, जिस सीलियास आपके फैलोपियन ट्यूब में कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके बीटिंग की वजह से ये क्या है मूव कर रहे हैं, क्या ओवा, तो ये इसके क्या हो गया आपके, नॉर्मली न्यूक्लियस जो है इनका, इसको जर्मिनल वेसिकल भी कहते हैं, जर्मिनल वेसिकल, किसको, न्यूक्लियस के, इनके न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल कहते हैं, जो कि जनरली अरेस्टेड होता है, जनरली अरेस्टेड होता है मेटाफेज सेकंड में, ठीक है, अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड स्टेज,
अगर एंट्री होती है स्पर्म की प्रेजेंस में ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीट मियोसिस कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट मियोसिस। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो आता है आपका साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म को कहते हैं ऊलेमा। ऊप्लाज्म, ऊलेमा नहीं, ऊलेमा तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, ऊप्लाज्म। ठीक है, ऊप्लाज्म में क्या क्या है आपका, क्या है ऊप्लाज्म में। देखो सबसे पहले तो ये जो आपके राउंड राउंड स्ट्रक्चर मैंने बाहर में बना रखी है ना, ये क्या है आपके, क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। देखो कॉर्टिकल हमेशा बाहर वाले को कहते हैं, मेड्यूला अंदर वाले को, तो क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स में होते हैं आपके आउटर लेयर पे, किसकी, ऊप्लाज्म की या फिर साइटोप्लाज्मा फोरम की आउटर सरफेस पे आपको ये ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। आप और देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पर, जैसे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया है आपके राइबोसोम्स हैं, आपके राइबोसोम्स के साथ साथ में क्या क्या है, क्या है, ईआर है, आपके जी गोल्गाई अपैरेटस है, गोल्गाई बॉडीज हैं, ठीक है, आपके क्या है, और क्या है, एमआरएनएज हैं, एमआरएनए है, एमआरएनए राइबोसोम हो गए। क्या रह गया, कुछ रह गया क्या, रह गया होगा तो नोट्स में देख लेना, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है, इतना ही दिख रहा है अभी। ठीक है, तो ये आपकी चीजें कहाँ मिल रही हैं आपको, साइटोप्लाज्म में मिल रही हैं। अब जो आउटर कवरिंग है बच्चों, ये अभी मैं नेमिंग के साथ, क्योंकि ये चीजें अलग से थी, अब मैं इसको रब करती हूँ और आपको इस स्ट्रक्चर में क्या है लेबलिंग करके दिखाती हूँ, उससे आपको क्या और समझ में आ जाएगा ठीक से। तो इसको हम करते हैं रब और बताते हैं क्या है, कहाँ पर क्या मिल रहा है। लेयर्स के नाम है तो ऐसे अलग से लिखने से अच्छा है, लेबलिंग नहीं करते है ना, तो सबसे ऊपर से चलते हैं। मुझे उधर बीच में बनाना चाहिए था ये, तो ठीक रहता। चलो इधर से देख लेते हैं। दिस इज व्हाट, दीज आर द लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलर सेल्स, जो कि ओवुलेशन के टाइम पे आपके सेकेंडरी oocyte के साथ में निकल के आ गई थी, जो उसकी सखियां थी, है ना। तो इनको बोला गया है कोरोना रेडिएटा। अब देखो ये साथ में आई है तो इनका कुछ तो नाम चेंज होना चाहिए ना, जिससे पता चले कि हाँ वो वाली ग्रैन्युलर सेल्स, तो ये नामकरण हो गया इनका। तो ये क्या है आपकी, जैसे अगर हम बात करें आपके ओवम की, दो एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं, दो आउटर एक्स्ट्रा लेयर्स, जिसमें पहली आती है आपकी कोरोना रेडिएटा, जो कि होती है बच्चों नॉन सेलुलर, ठीक है। दूसरी आती है आपकी जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, दैट इज दी मल्टी, अरे क्या लिखते हैं हमने, ये मल्टी सेलुलर है, सेल्स तो होती हैं मल्टी सेलुलर है, दिस इज व्हाट नॉन सेलुलर पार्ट, नॉन सेलुलर लेयर, जो कि बनी होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। कैसे बनी होती है, सिक्रेटेड बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी oocyte and inner follicle cells, follicle cells, इनके जो मिलके क्या कर रहे हैं, इसका सिक्रीशन कर रहे हैं, तो वो लेयर है आपकी, ठीक है, ये लेयर है। ये इनकी कोरोना रेडिएटा की जो आपके वॉल्स क्या है, एक दूसरे से सेल्स कनेक्टेड है, वो किससे है बच्चों, म्यूको पॉलीसेकेराइड, जिसको आप क्या कहते हैं, हाइलोरोनिक एसिड भी कहते हैं। सीमेंटिंग मॉलिक्यूल है ये, सीमेंटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, जो सीमेंटिंग मॉलिक्यूल मतलब कि जोड़ने में काम आ रहा है। दिस लेयर इज व्हाट, जोना प्लेस्यूडा, जोना प्लेस्यूडा, ठीक है।
these are what? These are polar bodies. ठीक है, इनका नंबर 1 और 2 हो सकता है, 1 और 2। ठीक है, पोलर बॉडीज। अच्छा एक चीज रह गई, आपकी जो आपका oocyte होता है या ootids होते हैं, इनकी पोलैरिटी होती है, इट हैज पोलैरिटी, जिसमें आपका जो इधर की साइड है जहां पर क्या प्रेजेंट है, आपके पोलर बॉडीज प्रेजेंट है, इस पोल को कहते हैं एनिमल पोल, एनिमल पोल। तो इसके अपोजिट पोल को क्या कहेंगे आप बच्चों? वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। ठीक है, अब ये 2 पोल्स हो गए, रह गए थे। उसके बाद क्या रह गया आपका? इस स्पेस को, ये जो आपका पोलर एनिमल पोल है, ये जोन ऑफ प्लेसिडा, और इसके अंदर जो आपकी लेयर है, ये लेयर कौन सी है आपकी? ये ooted की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको आपने क्या बोला है? ऊलेमा। ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊलेमा, ठीक है, या फिर प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। दीज आर द नेम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ooted या ओवम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? पेरीविटालाइन स्पेस। ठीक है, जिसमें आपके पोलर बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्पेस हो गया। अब अंदर चलते हैं। दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एक और नाम दिया गया है क्या? जर्मिनल वेसिकल, जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, इसके न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल भी कहते हैं। ठीक, ये क्या है? आपके गोल्गी एपेरेटस है। ये क्या है? आपके ईआर है। वो कहाँ जगह बची है? ठीक है, आपके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। और क्या रह गया बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके एमआरएनएज घूम रहे हैं। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म नई जगह है, यहाँ लिखते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, इनका साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं? जो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, उसको कहते हैं क्या कहते हैं? ooप्लाज्म। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, टिपिकल ओवम। टिपिकल न्यूक्लियस नहीं है। अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो जो न्यूक्लियस है, इसको याद रखना, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं है, आपके जो ओवम है उसका जो न्यूक्लियस होगा बच्चों, वो अरेस्टेड रहेगा मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। ठीक है, स्पर्म की एंट्री के बाद जब वो प्रिपेयर हो रहा होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है और आपका न्यूक्लियस टिपिकल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? जर्मिनल वेसिकल। सो आई थिंक वो छोटा तो नहीं है, अगर होगा 1-2 चीज़ें तो आप नोट्स में देख ही लेंगे और हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और ओटिड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। आपका क्या कंप्लीट होता है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद इट्स गैमेटोजेनेसिस। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल रह गया है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, ये फर्टिलाइजेशन में भी यूज़ होंगी कि कैसे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, फॉलिकुलर स्टेजेस याद रखिएगा, हार्मोनल जो कंट्रोल है वो याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओवरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ओवेरियन जो आपके फेज है वो, और विद यूट्रस फेज कि यूट्रस पे क्या असर पड़ रहा है, जो इन हार्मोन्स एक साथ हम लोग कवर करेंगे उसे। थोड़ा सा आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, हौच पौच वाली, इतना डिफिकल्ट नहीं है पर हौच पौच हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो पढ़ेंगे आप, प्रीवियस क्लासेस पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स अपने देख लेंगे, तो आपको समझ में बेटर आएगा, या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीवियस लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पढ़ते रहिए।